तो आइए आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी की तरफ चलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ नोट कीजिएगा कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा। मंडे मोटिवेशन में हम लोग हैं, और मंडे मोटिवेशन में कोई व्यक्ति अगर आता है और जब पूरा का पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लेता है तो उसके अंदर डोपामाइन के वो जो है ना, डोपामाइन में डुबकी लगाने लग जाता है। ऐसा कुछ होता है। तो आइए फिर से मैं एक शानदार स्टोरी आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, और ये स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, अंदर से कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करेगी, जिससे कि हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो एक बार इस कहानी को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जब वहाँ पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है, ये मुझे लगता है। और एक्चुअली मैं 26 साल की हूँ। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ, 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। तो मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से, वो 4-5 थे, उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे, छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया। जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था। इतना ही नहीं, फ्री का इनविटेशन भी लोगों को मिल गया था, कुछ लोगों को। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। मेरा हाँ, मैं ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ। लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता। सुबह गांव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहाँ पे हुआ था ये। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा। तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएम, जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे, अरे हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें। मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं, लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ वहाँ पे। कहाँ से हिम्मत आई मुझ में, मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहाँ पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा, तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे। शायद आपको यकीन नहीं होगा, या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ। जब भी मैं जब जब बोलती हूँ तब तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ। उसके बाद जब बात मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि रिमा नेशनल प्लेयर है, केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट करा, लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर, एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली। तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। करीब 4 महीने मैं एम्स में रही। एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई, करीब 25 दिन बाद जब ठीक हुई, न्यूज़पेपर में गोल गोल लिख के आ रहे कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। उसका खंडन किया घर वालों ने। फिर बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर है, बैसाखी, या पता, यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं। अंदाजा लगाया जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी, जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो। फिर भी कहते हैं कि जहाँ चाह होती वहाँ राह मिली जाती है। एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करें, वो सिस्टम की इतनी इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, हम अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था।
लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतरात्मा से ये चीज़ सोच लिया कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, एक दिन तो मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगी। हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना है, तब मैंने माउंटेनिंग चुना। जब मैंने माउंटेनिंग कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब मैंने माउंटेनिंग की बात सोची और लोगों के सामने, सबसे बड़ी चीज़ थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा स्पॉन्सरशिप। इतना बड़ा एक साथ तो मैंने 40 से 50 लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो इकट्ठा कर पाना। जब मैंने लोगों के सामने रखा कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई करना है, हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है, पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग, एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है, और तुम्हारा दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, तुम पागल होगे, चुपचाप कोई नौकरी करो, जीवन यापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता, लोग फिजिकल देखते, पैरों को मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था। मुझे लगता कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ, इतने अच्छी अच्छी चीजें मैंने सीखी यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी आज मैं भी आपको यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूँ, चाहे जितना चीज़ें मैं बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता, आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में। ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक एक पल मैंने वो, ये मैं कोई भी किताब की बातें नहीं, एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको। उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने। भाई साहब, मेरा परिवार मेरा बैकबोन था। परिवार ने मुझे, भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया, उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी। मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट समिट कैसे करना है। फर्स्ट तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास। जब मिले, मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा, अरुणिमा, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने बोला, अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए। मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा, तुम कर सकती हो। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ थी। प्लानिंग भी कर ली, मैम भी मिल गई, सब हो गया, लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं। रोड हेड से मैं पहुंच गई। मैडम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा अरुणिमा, प्रूफ करो कि कर सकती हो। मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे। वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। सारे लोग नॉर्मल थे वहाँ पे। हर कोई ये बोलता कि एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा, तुम धीरे धीरे आओ। मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है, मैंने एवरेस्ट का प्लान किया, मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ। खुद से संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी। और आपको शायद यकीन ना हो, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते। ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे। खुशी होती थी। उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, मैडम खाते क्या हो, बता दो, पैर नहीं है फिर भी कैसे चलते हो। उसके बाद पूरा मुझे स्पॉन्सरशिप मिला। मैं जब एवरेस्ट के लिए गई, मेरे लिए सबसे बड़ा, एवरेस्ट की जर्नी में मेरे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि दूसरे को समझा पाना। मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ। जब मैं एवरेस्ट के लिए गई, शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, आर्टिफिशियल लेग है, दूसरे में रॉड, बोला नहीं ले जा सकता, इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी। मैडम ने, हमने सबने कन्विंस किया किसी तरीके से। मन वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फोटोज में देखते हैं, ब्लू और ग्रीन आइस, हिला देने वाला होता, जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता। जब मैं
हमारे ग्रुप में 6 लोग थे। रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी, लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई, मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से, जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी, लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता, मेरा पैर ही मूव हो जाता था। शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता अरुणिमा, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1 2 बार 3 बार करने, 4 बार 5 बार होल हो जाता था, आइस थोड़ा टूट टूट के निकलता था, तो मैं वहाँ पैर रख रख के जाती थी। कैंप 3 तक ठीक था, प्रॉपर एक्लेमेटाइज किया अपने आप। कैंप 3 तक जनरली गए। बात जब कैंप 3 के ऊपर की होती है, साउथ कोल समिट, अच्छे अच्छे माउंटेनियर, अच्छे अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है, और दिमाग में बात, जब जिसको डिसीजन मेकिंग, और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए आदमी मर रहा है, इसी चीज़ के लोग लिए मर चुके हैं। रात में क्लाइंबिंग, ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नज़र आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूं और एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था। बार बार ये बार बार मन में आती, इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है, ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहाँ खड़ी रही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी और जिंदा वापस जाऊँगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। मैंने डेड बॉडी, क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से, उसी रोप में वो एंकर है, डेड बॉडी को लांगी और लांग के जाना शुरू किया। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मैं खुद पहुंची, मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलने के बाद एवरेस्ट समिट है। अगर कोई आपसे ये बोले, आप अपने टारगेट के इतने करीब हो, अगर कोई आपसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, कैसा लगता है? मैंने भी यही बोला, सर क्या बोल रहे हो आप, मैं नहीं जाऊंगी वापस। बोले अरुणिमा जिंदगी रही, दोबारा ट्राई करना और एवरेस्ट समिट हो जाएगा दोबारा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, ये आप जिंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते, लाइफ में कभी कभी आता है, ये आपके ऊपर आता, आप उसको पकड़ के रखते हो या फिर छोड़ देते हो। मैं अपना गोल्ड चांस कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मुझे स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिला, एक बार अगर मैं छोड़ देती दोबारा मुझे कभी नहीं मिलता। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। मेरा फाइनली मुझे बछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी, मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहां तक पहुंचे हो, सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी। मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था। मैंने शेरपा को पहले कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई चल, कुछ नहीं होगा भाई चल। फाइनली जब वो नहीं माना, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, डिसीजन लिया कि नहीं, जाना ही जाना है। आगे बढ़े, करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मैं टॉप पे थी। और इतना ही नहीं, आज भी मैं जितनी बार बोलती हूं उतनी बार मैं महसूस करती, अब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर चिल्लाने का मन कर रहा, कितनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास में, जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के टॉप से बताना चाहती थी कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक सोच की विकलांगता, हैंडीकैप आदमी यहां से होता है, यहां से नहीं। अगर यहां से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है, जो अगर यहां से विकलांग है। चिल्ला चिल्ला के मैं बताना चाहती थी। मैंने शेरपा से कहा कि आप एक फोटो खींच लो, क्योंकि सारे लोग फोटो, अपना नेशनल फ्लैग का जो वैल्यू होती है ना, वो जो हम कहीं बाहर होते हैं तो पता चलता है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, फ्लैग को हग किया और बोला फोटो खींचो। बोला पागल हो गई है, तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो जाएगा, नीचे चल। नहीं, फोटो खींच लो।
फोटो खींचा उसने। वो तो अगली बार इतना तेज गुस्सा हुआ, मैंने उसको बोला कि भाई वीडियो भी बना ले। 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। आज हम भी हंस रहे हैं आप लोगों के साथ क्योंकि यहाँ पूरा ऑक्सीजन है। और 8848 की हाइट पे जब मुझे शेरपा, कोई भी शेरपा को बोलेगा भाई वीडियो बना, तो परेशान हो जाएगा, पागल हो चुकी, कि तुम मर जाए यहाँ, मैं जा रहा हूँ नीचे। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, आप बनाओ वीडियो। किसी तरीके से मन में 4-5 पेयर बैटरी रख के लेके गई कि डिस्पोजल कैमरा, एक अलग कैमरा, कि मतलब एक नहीं काम करेगा तो दूसरा करेगा, प्रॉपर प्लानिंग से। शायद आप लोग भी सोचो कि वाकई में लड़की को इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, कि जिंदगी कभी भी जा सकती थी इसकी। लेकिन मैंने वो रिस्क लिया क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी, कहीं ना कहीं से मेरे भी दिमाग में ये बात आ चुका था कि मैं जिंदा वापस ना जाऊं। मैं चाहती थी कि अगर मैं जिंदा ना जाऊं तो ये वीडियो मेरे इंडिया, शेरपा से मैंने यही बात बोली, ये वीडियो अगर मैं जिंदा नहीं जाती, ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, मेरे यूथ तक चला जाएगा। क्योंकि मैं चाहती थी कि 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 21 मई 2013 10:55 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के अंदर कैसे यहां से मैंने ये चीज, मैंने कभी भी कामयाब होने के, मेरी वो जिंदगी बन चुकी थी, मेरा जुनून बन चुका था, मेरा पैशन मेरा जिद बन चुका था। वो मेरा सोते उठते बैठते सिर्फ मुझे एवरेस्ट दिखाई जाए। और मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष्य पाना है, यहां से अगर वो पागलपन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। वो फाइनली उसने वीडियो भी बनाया। आप बोल रहे फटाफट रोनिमा नीचे भागो। जब मैं टॉप पे थी तो कुछ लोग और भी थे, लेकिन 10:55 पे मैंने एवरेस्ट समिट, 11 बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है उसको सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं। जैसे ही मैं नीचे चलना शुरू की, मैंने कहा भाई हाँ चल नीचे चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मौतें नीचे आते वक्त होती हैं एवरेस्ट पे। जब मैं नीचे आ रही हूँ, थोड़ा दूर ही मैं नीचे चली थी, मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से ख़त्म। सिर्फ अंदाज़ा लगाया सकता कि जब ऑक्सीजन खत्म हुआ क्या परिस्थिति रही होगी। मैं ऐसे नीचे गिर गई और शेरपा मुझे बोल रहा कि रोनिमा मुझे यकीन नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी, लेकिन फिर भी तूने किया। मैं चाहता हूँ कि रोनिमा जिंदा चल, तू वापस उठ, खड़ी हो। मुझे खड़ा करने की वो कोशिश कर रहा था बार बार, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, वाकई में दम ही नहीं था। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे हमारे नियम होते हैं वैसे ऊपर वाले के भी नियम हैं। उसकी लिस्ट में जब मेरा नाम नहीं है तो वो मुझे नहीं ले जा सकता। अगर दूसरी चीज, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जब रेलवे ट्रैक पे मैं थी, रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे में पड़ी थी, 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी, तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है। मैंने पॉजिटिव तरीके से सोचा। और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था और उसके पास 2 ऑक्सीजन, तो उसने एक को वहीं फेंका और दूसरे को लेके नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर खराब था। मेरा शेरपा मुझे एंकर किया और जाने लगा नीचे, और वो फटाफट उसको लेके आए, मुझे लगाया। उसने बोला रोनिमा तू बहुत लकी है कि तुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है, वाकई में ऊपर वाला भी चाहता है कि तू जिंदा रहे। वो मुझे बार बार लकी लकी बोल रहा था। शायद आप लोग में से भी कोई होगा कि जो लक और भाग्य जैसी चीज़ों पे भी यकीन करता हो, या पता नहीं भी। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं इन किसी भी चीज़ों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है, चारों तरफ सिर्फ बहाने होते हैं, सिर्फ बहाने, इतना सारा एक्सक्यूज होता है। शायद मैं भी अगर वापस आ गई होती तो मैं बोल देती मेरा ऑक्सीजन खत्म है, कोई मुझसे पूछने ना बचेंद्री मन, ना मेरा परिवार, कोई भी मुझसे मुझे पूछने नहीं आता। लेकिन क्या कभी मैं अपने आप को समझा पाती? कभी नहीं। फाइनली जो भी था, लक भाग्य किस्मत में नीचे आ रही थी, बहुत खुश थी। माउंटेन, डेड बॉडीज, मेरा शेरपा, ये लोग थे। मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी कि अरे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। फटाफट मैंने नीचे हील मार के, हमारे से हील मार के नीचे आ रहे थे। एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग, पूरा का पूरा लेग ही निकल गया। -60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है एवरेस्ट पे। मेरा हाथ वगैरह ये सब ऐसे मूवमेंट, ऐसे मुड़ नहीं रहा था, ब्लड निकलने लगा था, ये सब यहाँ तक। मुझे शेरपा से मैं बोल रही हूँ कि ऑलरेडी मेरा पैर कटा हुआ है, अगर दिमाग में ये बात है कि मेरा हाथ भी काटना पड़ेगा, कैसा लगेगा मेरा दिमाग? क्योंकि ये ऐसा मूवमेंट, रेड 3 स्टेज होती हैं। रेड मेरा हो चुका था, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक हो तो काटना पड़ेगा। तो बार बार मैं बोल रही हूँ शेरपा से कि भाई हाथ मेरा कुछ हो रहा है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ सबसे ब्लड हो। बोला रोनिमा कुछ नहीं, जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा होगा।
प्रोस्थेटिक लेग मेरा निकल चुका है, मैं रुकी हूँ, मेरा ऑक्सीजन चल रहा, बड़े मुश्किल से, लक भाग्य किस्मत जो भी था मुझे मिला था। शेरपा मेरे आगे है, लास्ट मोमेंट तक वो मुझे बोलेगा, अगर वो मैं नहीं चलती वो मुझे छोड़ के चला जाए। गलती उसकी भी नहीं होती, क्योंकि वो क्या करे, क्लाइंबर की वजह से या तो अपनी जान वो भी दी, गलती उसकी भी नहीं है। लास्ट में मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा, मैंने सोचा क्या करूं अब। रोने अपने आप आंसू ने कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। दूसरे पल मुझे समझ में आ गया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैंने आंसू को पोंछा और रोप, जो मेरी रोप थी, रोप को पकड़ा दूसरे हाथ से, आर्टिफिशियल लेग को, पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे पास यही था, ये तो दूसरा था, गिव अप कर दो, दो ही चीज़ थी। पैर को घसीट घसीट चलना शुरू हुआ। कुछ दूर नीचे चलने के आने के बाद रॉक था, उसमें घुसे, पैर को खोला, सही किया, फिर नीचे चलना। कैंप 4 टू समिट टू कैंप 4 3500 फीट है, और इसमें टोटल जनरली लोग 16 से 17 घंटे में समिट कर लेते हैं। मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे। हर माउंटेनियर, चाहे बाहर का या फिर इंडिया का, हर किसी ने ये मान लिया था कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएंगी। हर किसी ने ये चीज़ मान लिया था। लेकिन मुझे लगता, जब मैं वापस साउथ कोल पहुंची, जब मैं टेंट का जिप खोला, मैंने हर किसी ने कहा कि अरे तू यहाँ है, हम तो सब सोच लिए थे तू चली गई। हर किसी ने ये बोला था। फिर सब खुशी मना रहे थे हम सब। देखिए, ये सब बताने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि सब कुछ हम में है, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ऑलरेडी टाइम हो चुका है। मैं एक चार लाइन की पंक्ति सिर्फ बोलूँगी। मैं एक्चुअली, मेरा एम है कि मैं वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट हैं, कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक समिट करूं। एशिया का एवरेस्ट हो चुका है, अफ्रीका किलिमंजारो हो चुका है, यूरोप का एल्ब्रूस हो चुका है। 23 नवंबर को मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट पीक के लिए। बस आप लोगों की गुड विशेस चाहिए। और 4 लाइन, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप? तो कहानियां सुन के तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उस किरदार में कभी हम अपने आप को महसूस करें तो फिर कितना अच्छा लगेगा, ये आप सोचिए। और जिंदगी ने आपको एक मौका दिया है अपनी कहानी बनाने का। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। मैं जब भी ऐसे वीडियोस देखता हूं तो मैं पॉइंट्स नोट करता हूं, क्या क्या सीखने को मिला, हमने क्या क्या सीखा। आप भी लिख सकते हैं, फिर मैं आपके फीडबैक पे आऊंगा। सबसे पहले तो लाइफ में सिचुएशन बड़ा एडवर्स था, वहां पे ये सोच पाना कि मैं कुछ कर पाऊंगी, ये मतलब अपने आप में मिरेकलस था। और अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यानी कि सोच में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो गोल सेटिंग एडवर्स सिचुएशन में उसने किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दूसरी बात जो अरुणिमा मैम से हमें सीखने को मिली, वो ये कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर हमने एक बार संकल्प कर दिया ना, तो उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। टीसी सर भी बोलते हैं। और टीसी सर ने भी आरसीएम को शुरुआत जब किया, तो उसको एक पंगे की तरह लिया। जब पूरा परिवार उनके नेगेटिव था, पूरा आरसीएम को बंद करने का प्रेशर आ गया, फिर उन्होंने 15,000 रुपए के रेकरिंग डिपॉजिट को तोड़ के आरसीएम को कैसे आगे बढ़ाया। ये सब कहानियां जब आप सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो भी आरसीएम को गहराई से जानना चाहते हैं, वो आरसीएम की एक पुस्तक है आदरणीय टीसी सर के द्वारा लिखी हुई। उस पुस्तक का नाम है चुनौतियों से मुकाबला। आप देखिए तो कि आरसीएम के जो फाउंडर हैं, जो आज आरसीएम इतना फला फूला और इतना बड़ा हमें लग रहा है, हम होम डिलीवरी पे काम कर रहे हैं, कि कितनी बड़ी चुनौतियों को पार करके उन्होंने इस सिस्टम को यहाँ तक ला के खड़ा किया है। और हम जाने तो उन संघर्ष को, उन समस्याओं को, फिर हमें समझ में आएगा कि जिंदगी में समस्या तो टीसी सर के पास भी थी, और आज भी होगी। इनफैक्ट आज भी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि समस्या के बिना कोई इंसान होता नहीं है। तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। अपने शरीर को अपने दिमाग से चलाना है, ना कि शरीर से दिमाग को चलाना है। दिमाग से शरीर को चलाना है। अगर हम मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो कुछ लोग बहाने के सागर में डुबकी लगाते रहते हैं कि मेरा तो ये हो गया इसलिए मैं नहीं कर सकता, मेरा तो वो हो गया इसलिए मैं नहीं कर सकता। अरे क्या हो गया? बुरे से बुरा क्या होगा, ये आप सोचो ना। उस सिचुएशन में भी अगर आप करके दिखाते हो, वही तो असली विजेता कहलाता है।
तो अगर एडवर्स सिचुएशन आपके पास है ना, तो आप समझो कि आपके पास सही समय है कुछ कर दिखाने का, करतब दिखाने का। क्योंकि साधारण तरीके से तो कोई भी करतब दिखा सकता है, लेकिन विजेता जो होता है ना, वो विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को प्रूव करके दिखाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसके बाद आपका गोल हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। क्या वो बोल रही थी कि हमेशा उनको ये नहीं दिख रहा था कि मैं मर जाऊंगी, मैं क्या होगा, अगर वही ये दिखता ना तो वो मर जाते। उनको बस ये दिख रहा था कि मैं तो एवरेस्ट क्लेम कर चुकी हूँ, मैं पहुंच गई हूँ, पूरी दुनिया को मुझे अब दिखाना है कि मैं वहां पे पहुंची थी। तो दिमाग से तो वो ऑलरेडी वो जीत चुकी थी। हमें रॉयल्टी जाना, हमें टेक्निकल जाना, तो हम क्या सोचते हैं, नहीं हो पाएगा, इतने लोगों को हम कहाँ से ज्वाइन करवा पाएंगे, मेरे तो बस की नहीं है। हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं अपने दिमाग में। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें ना असली गोल सेटिंग पता नहीं है। और ये जो बातें अभी कल वत्स सर ने भी बताई कि दुनिया का सबसे सफल से सफल आदमी भी एक ही सिद्धांत को फॉलो करता है, वो है गोल सेटिंग। तो ये एक स्किल है, ये आपको, हमको, हम सभी लोगों को सीखना है। मैंने भी इसको सीखा है, आपको भी सीखना है। और जब आप सीख के काम करेंगे तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जैसा हम सोचते हैं हमारे शरीर वैसे ही काम करती है। तो हम अगर सोचेंगे कि अभी हमें ठंड लग रही है, प्लान दिखाने नहीं जाना चाहिए, तो ठंड लगेगी। हम सोचेंगे कि ठंड नहीं लग रही, तो ठंड नहीं लगेगी। ये आप देखिएगा, चेक करके देखिएगा। इसके अलावा टारगेट के करीब जाने के बाद भी कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है। हम कई बार क्लोजिंग वाले दिन हार मान लेते हैं कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या पता अगले ही कदम में सफलता हो, अगले ही कदम में आपके पास सफलता हो, और हम वहीं पे क्या कर दिया, हमने गिव अप कर दिया। तो हमें गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करना है। जब हम नेवर गिव अप एटीट्यूड पैदा करेंगे, तभी हम विनर बन सकते हैं, तभी पूरी दुनिया हमें, हमारी कहानियों को सुनेगी। नहीं तो कोई नहीं बैठा है आपको सुनने के लिए, याद रखिएगा। अगर आपको पूरी दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है, प्रूफ करके दिखाना है, तो वो काम करने पड़ेंगे, वो पेन लेना पड़ेगा, वो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। वो ऊंचाइयों पे जाने का जो सपना है वो आपके आंखों में सजाना पड़ेगा, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने सजाने पड़ेंगे। तब जाके कुछ बड़ा हो सकता है, तब लोग, तब दुनिया आपको मानेगी कि हाँ आप विनर हो, हाँ आप विजेता हो। और जिंदगी में निर्णय सिर्फ आपको लेना है, ये भी हमने सीखा कि निर्णय किसे लेना है, सिर्फ हमें लेना है, कोई और नहीं लेगा। मैं इसका बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ कि आप ट्रेन में अकेले जा रहे हो, वहां पे कौन आएगा आपकी मदद करने के लिए? अगर आपके पास दो बैग है तो आपको ही लेके चलना है। आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आपको वहां कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, आपको अपना सामान खुद ही लेके जाना है। तो जैसे आप ट्रैवलिंग में अपना सामान खुद लेके जाते हैं, वैसे ही आपको अपने सपने को भी खुद ही सजोना है, कोई और आपकी मदद करने नहीं आएगा। हाँ आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई और नहीं आएगा, ये मान के चलना है, तब आप जीत सकते हैं। दिमाग में हमेशा जीत जीत का सोचना है, कभी भी ये नहीं सोचना कि उन्होंने अगर ये सोचा होता कि मैं तो लड़की हूं, मैं तो विकलांग हूं, मैं तो मिडिल क्लास से हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, जितने भी रिसोर्स है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना, सारी चीजें फुलफिल हो जाएगी। बस एक चीज चाहिए कि आप सोचिए, आप सोचिए कि आप कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, ये मैं आपको गारंटी बताता हूँ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं ही हूँ, सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। मेरी स्टोरी आप जाके सुनिएगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी स्टोरी डाली है, मैंने मेरे संघर्ष की कहानी सुनाई है। उसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज मैं लोगों के सामने अंग्रेजी में बात करता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ, अलग अलग तरीके से लोगों को मेरा अच्छा लगता है सब कुछ। लेकिन जब आप पीछे जाएंगे ना, तो ये वही लड़का है जो गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 8वीं तक पास किया था, और उसके बाद उसका एडमिशन क्लास 7 में हुआ था, इंग्लिश मीडियम स्कूल। 2 साल पीछे चला गया था मैं स्कूल में। संघर्ष की कहानी तो वहीं से शुरू हो गई। इंग्लिश लिखना नहीं आता था, 7 क्लास में एडमिशन लेने के बाद बोला गया कि राम इज ईटिंग ए मैंगो लिखो, तो दोनों दो वर्ड के बीच में कितना स्पेस दिया जाता है ये तक पता नहीं था। वो लड़का आज आपसे बात कर रहा है। और वहां से लेके फिर एमबीए करने की जर्नी, फिर 5 साल का जॉब, फिर आरसीएम में इतना लंबा सफर। तो कुछ भी हो सकता है संभव, लेकिन क्या हम इस तरह से सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। हमें लगता है कि यार हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर हमारा तो उतना दिमाग नहीं है। कुछ भी नहीं होता है, बस एक ही चीज होती है कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, यही आपको जीत दिला सकता है, यही आपको जीत दिला सकता है। जो मन से हार जाता है उसे दुनिया में कोई भी नहीं जिता सकता है। हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कैमरे का उदाहरण दिया, तो वो भी उनकी प्लानिंग का हिस्सा था।
रिस्क लेने वाले बनना है। हमें हमें क्या करना है, रिस्क लेने वाले बनना। हम कई बार क्या होता है, रिस्क की वजह से डर जाते हैं। हमें लगता है कि यार नहीं नहीं नहीं, अब हमें अपना कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। जहां पे आपको लगे ना कि यहाँ पे रिस्क है, वहां तो आप सबसे पहले कूद जाइए, सबसे आगे बढ़ जाइए, झंडा लेके आगे बढ़ जाइए कि मैं रिस्क लूंगा। इस तरीके से आपने काम करना है। और जोश जुनून उत्साह पागलपन जैसे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए चाहिए, वैसे ही आरसीएम में रॉयल्टी और टेक्निकल जाने के लिए चाहिए। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकती है। या आप आज नोट कर लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकती। जैसे हमारे नियम है वैसे ऊपर वाले के भी नियम है, ये हमने जाना। और मैं तो इसमें यही बात कहता हूं, मैंने एक रॉयल्टी पे सेशन लिया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जिसके सपने होते हैं ना, उसकी भगवान भी मदद करता है। आप सोच के तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अगर आपने अपने सपने बनाए हैं कि आपको कुछ करना है, तो आपकी भगवान भी मदद करेगा। बस आप उस पे ईमानदारी से चलने की तैयारी करो। देखो पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके साथ हो जाएगा। ये अटल सत्य है, कोई मन गढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं। ये मेरे साथ भी बीता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में यहाँ पे जिनको मैं जानता हूँ, बहुत समय से जानता हूँ, जिनके साथ बीता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सक्सेसफुल लोग। आप द सीक्रेट मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जीतने का जज्बा हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए, हारने का जज्बा नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे। ये सोचना ही नहीं, दिमाग में आने ही नहीं देना है। और नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। सब कुछ हमारे भीतर है, हम जो चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। जहाँ चाह है वहां राह है। हम चाहेंगे कि हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, और हम चाहेंगे कि नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते। जॉन एफ कैनेडी एक राइटर है बहुत बड़े, वो कहते हैं कि इफ यू थिंक यू कैन एंड इफ यू थिंक यू कांट, इधर वे यू आर राइट। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके से आप सही हैं, क्योंकि ऐसा आपको ही लगता है। तो जब आपको नहीं लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो एक बार गलती से सोच लीजिए ना कि आप कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ भी करने से नहीं रोक सकती है। रॉयल्टी और टेक्निकल तो कुछ है ही नहीं आपके सामने। ये आपको अपने दिमाग में डाल के रखना है, और बड़े गोल रखना है। ताकि अभी उन्होंने लास्ट में अपना गोल क्या बताया कि अभी तो एक माउंट एवरेस्ट में मैंने फतह किया है। अब तो दुनिया का जितना भी पीक है ना, सब पे हमें जाना है, और ये हमारा टारगेट है। तो हमेशा गोल को बड़े रख के काम करना है। एक और शॉर्ट वीडियो है जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है, थोड़ा अच्छा लगा लगा मुझे, तो उसको भी मैंने आपको शामिल किया है। तो एक बार आप उसको देखिए, फिर मैं आपके फीडबैक के लिए आप सेशन को ओपन करूंगा। यस। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है, वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 में उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही ट्रैक पे कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। न मैं लक, न भाग, न किस्मत, मैं इन तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं, परिस्थितियों को मोड़ देते। मेरे भाग्य ने लिख दिया था कि रुडिमा व्हील चेयर पे आ जा। बैसाखी ले लियो ना, बैसाखी आप सभी जानते होंगे, बैसाखी पे आ जा, लेकिन वो मुझे मंजूर नहीं था। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे, जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब
सांस के सहारे तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। मैं वॉलीबॉल में थी, जिंदगी ने एकदम टर्न लिया है। हॉस्पिटल के बेड में मुझे सभी ने बोल दिया, एक प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में जो नॉर्मल लोग होते हैं, एम्स के डॉक्टरों का कहना कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर मैं थी। कैसे लोगों को लगता था कि रुनिमा ने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया। सच तो ये था, जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया था। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। पिंजरे को तोड़ कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे ला तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिंदगी में कि निगेटिविटी बहुत हो जाती है आपके प्रति भी। आप निगेटिविटी से कभी परेशान मत होइए। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो सकती है। नंबर कम आया या किसी ने कुछ कह दिया, फ्रेंड्स में से कुछ, किसी को कुछ जरूरत, अब वहां लड़ करके आप प्रूफ करोगे बस यूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को समझाओ और फिर वहां प्रॉमिस करो खुद से, किसी और उसको भी प्रॉमिस करने की जरूरत, खुद को कि मैं करके दिखाऊंगी। काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जुनून का इनको दिखाना है। कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, सबके कुछ ना कुछ सपने होंगे, बन जाएंगे आप, तय है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक अच्छा इंसान बनना। आप एक अच्छा इंसान जरूर बन के जाइएगा। आप ये सब तो बाकी सारी चीजें बन जाते हैं लोग, आपने मेहनत की बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बस आज के मंडे मोटिवेशन का एक लाइन याद रखना, आप जो चाहो वो कर सकते हो और जो मुश्किल है उसी को करना है। लिख लो आप इस लाइन को, जो मुश्किल है ना उसी को करना है। आप जो चाहो वो कर सकते हो और जो मुश्किल है उसी को करना है। हमारे बीच में सुभाष जी हैं क्या? तो आज के सेशन को मैं Q&A और फीडबैक राउंड के लिए ओपन कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको आज का सेशन? देखिए ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं साथियों, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में। हमें ना उसको खोजना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा, उससे इंस्पायर होना पड़ेगा, उस
की तरह सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम कुछ कर सकते हैं जीवन में। नहीं तो ये जिंदगी मिली है ऐसे ही कट जाएगी, कंबल के नीचे ही हमारा पूरा दिन निकल जाएगा और हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। कुछ बड़ा करना है ना तो हमें उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग जो लोग बोलना चाह रहे हैं। और सुभाष जी अगर आप अवेलेबल हैं तो आप थोड़ा मेरा साथ दीजिए। चलिए, जो लोग वीडियो पे हैं पहले मैं उनको लेता हूँ। पहले तो सबसे पहले हमारे बीच में चंदा मैडम है, मैं उनको ही उनसे ही शुरुआत करता हूँ। क्या सीखा आपने इस कहानी से, और आप आज क्या प्रतिज्ञा, क्या संकल्प लेते हैं? सर, सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला। जैसे कि आप बोले कि जो हम चाहेंगे सो कर सकते हैं। हकीकत बात है सर कि अगर हम चाह जाएं तो बहुत ही कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ का तहाँ ही हम रह सकते हैं, वहीं रुक जाएंगे। और जो है कि हकीकत बात है कि मतलब टेंशन लेने से ऊर्जा शरीर में भर जाता है। थैंक यू जय श्री। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में गोपाल सर है, तो आइए गोपाल सर। सभी को धन्यवाद। प्यार से हम सर, इस वीडियो से हमको ये महसूस हुआ, ये मतलब सुन के तो बहुत अंदर से क्या कहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना। वास्तव में मरा हुआ व्यक्ति, एक तरह से मरा हुआ व्यक्ति, केवल दिमाग काम कर रहा है और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, तो कोई ऊपर वाले के खेल या मतलब अंदर से ऊर्जा आना, एक पॉजिटिव सोच था। तो हमें जीवन में अगर कोई बड़ा काम करना है सर, तो हर काम को, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी जीवन हो, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, नकारात्मक चीज आने ही नहीं देना है। अगर नकारात्मक चीज हमारे अंदर आती है तो हमको उस रास्ते से भटकाना चालू हो जाता है। कोई अगर हम जिस सेक्टर से काम कर रहे हैं, जो भी सेक्टर हो किसी का, उस सेक्टर में हमेशा मतलब टीसी सर भी कहते हैं ना, एक उनका भी मैंने सेशन देखा था। सर बोलते हैं कि जीवन में मृत्यु से बड़ा कोई चीज है, हमको बताइए। तो सर अगर हम जानते हैं कि एक दिन मरना ही है, तो मुश्किलों से क्या डरना है। तो कहने का मतलब मुश्किल, अगर मुश्किल काम हम करेंगे, जैसे सर आपने बताया कि जितना कठिन से कठिन काम करेंगे उसमें सफलता ही सफलता है। तो मुश्किल काम को करने से ही हमारी उपलब्धि मिलेगी। आराम से करने का मतलब कि जैसे अभी सेशन में हमने बहुत लोगों को कॉल किया, किसी ने नहीं जुड़ा, किसी ने रजाई में होंगे, किसी कहीं होंगे, बाद में बहाने मारेंगे। तो क्या है कि हमारे अंदर नकारात्मक चीज बैठा हुआ है। अगर पॉजिटिव चीज रहेगा ना, तो हम ऑटोमेटिक, कितना ठंड हो, जैसे कल सुजीत सर का था, हम लोग मुगलसराय गए थे, तो लगा हमको भी कि यार इतनी ठंड है, कोहरा है और हाथ पैर गल रहा है, मगर जाने का उद्देश्य तय था कि नहीं जाना है, वहाँ सर लोग होंगे, मिलना है, क्योंकि हमको बड़ा करना है। तो हम लोगों ने गया। तो ये लक्ष्य है जो कठिन झेल सकते हैं, तो सफलता वहाँ है सर। मेरा यही बात है सर। धन्यवाद। थैंक यू विनोद सर। धन्यवाद प्रियांशु सर। आज की वीडियो से तो बहुत कुछ मोटिवेशनल मिला। और सही बात है, हम लोग किसी भी टारगेट को अगर पूरा करना है तो हमें अपने माइंडसेट को मजबूत रखना चाहिए। और लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। सब कुछ हम में है, हम चाहे जो भी कर सकते हैं। और करना भी चाहिए लोगों को। अगर ये मतलब इस तरह की महिला जो माउंट फतेह कर सकती है, तो हम लोग तो हर चीज से मतलब शरीर से हर चीज से तंदुरुस्त है, तो हमको तो माइंडसेट मजबूत करके काम करना चाहिए, लोगों को बहाना नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सर। विजय सर। घनश्याम सर, आज का वीडियो सर बहुत ही मोटिवेशनल था। ऐसा कि अरुणिमा सिन्हा के बारे में मैं तो पहले से भी जानता हूँ, और इस वीडियो को जिसने नहीं, क्योंकि जिस सिचुएशन में वह महिला जो है अपने आप को साबित की है, उस कंडीशन में तो शायद लोग सालों साल लग जाता है बेड से उठकर चलने में। जिस कंडीशन में कि ट्रेन से फेंकी गई हो और ट्रेनें गुजर रही हो, पैर कटा हो, अपने हाथ से पैर को उठा रही हो, चूहे काट रहे हो, और उसके बाद भी तरह तरह की बातें हो रही हो,
तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। यहाँ लक भाग्य किसी का तभी साथ देगा, ये सही बात है कि जब आप खुद पहले अपने आप को साबित करेंगे। तो इस वीडियो को सबको देखना चाहिए। जय जय हरसिम सर। थैंक यू। सोनू जी। थैंक यू सर। मैं जब स्टोरी सुन रहा था तो मेरा शरीर में अलग एक्टिविटी शुरू हो गया था। लेकिन एक बात हमें ये लगा कि सफलता इन्होंने सफल हुई तो हम ये सोचे कि इन्होंने सफल हुई तो कैसे इनके अंदर जज्बा था। तो उसी तरह से हर इंसान जो लक्ष्य बना सकता है तो वो लक्ष्य पा भी सकता है। बस हमेशा अपने आप पर विश्वास करना है और हमेशा ये सोचना है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आज हम और आरसीएम के हर साथी अपनी एक बड़ा लक्ष्य जैसे टेक्निकल की बड़ी पिन का लक्ष्य बनाना है और जब इन्होंने ऐसा सफल हो सकती तो हम क्यों नहीं, और हमें बनाना है और उसे फतह कर जाना है। थैंक यू सर। जय आरसीएम। थैंक यू। एक बार जो लोग हैंड रेज किया ना, अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा आपको बुलाने में। हमारे बीच में गुलशन जी है, तो मैं उनको बुला रहा हूँ। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग जय श्याम। और जैसा कि अरुणिमा सिन्हा मैम का ये जो वीडियो चलता है सर, तो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली कहानियां होती है। जैसा कि मैम बताया कि मनुष्य दिमाग से विकलांग होता है, शरीर से नहीं। और सर ऐसे भी कहा जाता है कि सफलता संघर्ष मांगती है, बिना संघर्ष की सफलता नहीं। जितने भी सफल लोग हैं तो उनकी सफलता तो हमको दिखती है, लेकिन उनके पीछे संघर्ष नहीं दिखता। जैसा कि सर अरुणिमा सिन्हा मैम को तो खैर मैं नहीं देख पाया, उनको उनसे हम वाकिफ नहीं है। लेकिन हमारे बीच जो रिस्पेक्टेड प्रियांशु सर हैं तो मैं उनसे वाकिफ हूँ कि वो किस दौर से वो गुजर रहे हैं और कैसे कैसे मतलब कि संघर्ष को लांघते हुए यहाँ तक ये जो पहुंचे हैं। और इसी इन्हीं से मैं सीखता हूँ। और जब भी मैं वीडियो देख रहा था सर, तो मैं ये सोच रहा था कि अरुणिमा सिन्हा मैम तो अपने कहानियां सुना रही है और सबको मतलब मोटिवेट कर रही है, लेकिन हम कौन सी कहानियां बना रहे हैं, हम कौन सा संघर्ष कर रहे हैं, ताकि हम भी ऐसा सुना, ताकि लोग मोटिवेट हो और आगे अपना लक्ष्य ताने। तो जितना ज्यादा संघर्ष होती है सर, तो वो सफलता नजदीक होती है। जैसा कि पूजा अरोड़ा मैम भी कहते हैं कि सफलता एक मोबाइल नंबर की तरह होता है। अगर जो हम 10 अंक के बजाय 9 अंक अगर जो डालते हैं और एक अंक सिर्फ भूल जाते हैं तो वो कहीं कॉल नहीं लगेगा, और एक नंबर गलत हो जाता है तो कहीं और लग जाता है। तो जितना भी संघर्ष आया सर, तो उस संघर्ष को पार करना है और अपनी सफलताओं की ओर चलना है। ओके, थैंक यू जय सर। संजू पटेल जी हमारे बीच में है, रॉयल्टी अचीवर, तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। थैंक यू जय आसियम। और आज के इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिला कि हमारे लक्ष्य से परेशानियां बड़ी नहीं होनी चाहिए। और हमारे लक्ष्य के लिए अगर हमारे अंदर पागलपन है तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है। थैंक यू सर। जय आसियम। संगीता मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अगर ईयरफोन लगा रखे हैं ना तो उसको खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए। हाँ, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा आप। तब तक मैं, हाँ, आप एक बार तैयारी कीजिए, तब तक मैं दिवाकर जी को लेता हूँ हमारे बीच में। दिवाकर जी। जी सर, मैं इस वीडियो से ये सीखा हूँ कि जो बड़े बड़े गोल है, जो एक लक्ष्य है बना लीजिए, तो छोटे छोटे हमें पॉइंट मतलब वो जो टूल्स तैयार करना होगा, यानी छोटे छोटे, यानी पर डे का जो ज्वाइनिंग पे काम करना होगा ताकि हमारा बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकें सर। जय हिंद। जय सिंह। हाँ, संगीता मैडम। थैंक यू सर। सर जो वीडियो देखे हम लोग, जो सर एकदम हम लोग को हिला के रख देता है। और ये पहले भी सर आपने वीडियो जो दिखाए थे, एक बार हम लोग जूम मीटिंग पे देखे थे और उसको हम फिर दोबारा पूरा एकदम देखे। देखने के बाद हमको ये लगा कि हकीकत में हम पढ़े लिखे हैं या नहीं है, हमें इंग्लिश आती है या नहीं आती है। जो चीज हम ठान लिए उसको हम करके रहेंगे, और जो चीज हम ठान लेते हैं उसको करके ही रहते हैं। मन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं। आता है दिमाग में कि हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपने मन से पूछे हम कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो वो काम हम जरूर कर सकते हैं। थैंक यू जय सिंह सर। सुषमा मैम हमारे साथ हैं। उससे पहले गौरव जी को मैं लेता हूँ। हाँ।
जय आर सिम सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का जो सेशन था काफ़ी मंडे मोटिवेशन का जो सेशन है बहुत ही शानदार रहता है हर हमेशा। तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि रिसेंटली अभी हम नवंबर में कश्मीर गया था हमने और कश्मीर में एक गुलमार्ग जगह है, आप लोगों को पता होगा। वहाँ पे फेज 2 गया था। फेज 2 था 13,700 फीट पे। अब यहाँ पे अरुणिता जो शर्मा जी हैं वो तो माउंट एवरेस्ट पे 29,000 फीट पे गई थी। और वो भी बाय ट्रैकिंग। हम लोग गंडोला राइड से गए थे जो रोपवे होता है उससे। 13,000 फीट जाने में हमारा हालत खराब हो गया था बस बाय जस्ट सीइंग वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, ठंड थी। और वहाँ पे हम 5 मिनट भी रुक नहीं पाए थे। तो कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर जा सकते हैं और 13,000 फीट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप 29,000 फीट में जाएं। तो आपको उससे ये आइडिया लगेगा कि उस सिचुएशन में क्या रहा होगा, कितना मोटिवेशन चाहिए होगा। और जबकि हम लोग पूरा फिट हैं, हमारा पैर हाथ दिमाग सब कुछ काम कर रहा है, फिर भी वहां पे हम नहीं रह पाए। तो इससे ये पता चलता है कि मोटिवेशन जो होता है वो इंटरनल मोटिवेशन आपके दिमाग से, मतलब वॉट एवर वी हैव डिसाइड फ्रॉम माइंड। और तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। हम फिट हैं नहीं है इससे कोई मायने नहीं रखता। अगर हम सोच ले, हम ठान ले, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और एक गोल, एक लक्ष्य जो है बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य से, छोटे छोटे परेशानियों से हम लोग हताश हो जाते हैं लाइफ में अगर कुछ अचीव नहीं होता तो। और सोचे तो फिर हम इतने बड़े लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। तो ये बहुत अच्छा वीडियो था सर, इंस्पिरेशनल वीडियो था और इससे हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और एक चीज़ एंड में मैं ये कहना चाहूँगा, ये सारे वीडियो जो होते हैं वो शॉर्ट, यू नो ये आपको मोटिवेट करेगा कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन इससे हमें डेवलप करना है। इसका जैसे हमें कुछ गोल बनाना है कि हमें कुछ अचीव करना है तो वो इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। नहीं तो ये वीडियो हमने देखा 1 घंटा के बाद सब भूल जाएंगे या फिर फिर उसी स्टेज में आ जाएंगे। तो ऐसे वीडियो को अगर हम बार बार देखते रहेंगे तो ये ऐसी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और हम लोग हमेशा ही मोटिवेटेड फील करेंगे। तो हमें इस तरह के सेशन में जुड़ते रहना है, देखते रहना है और सीखते रहना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच गौरव जी। हमारे बीच सभी को में पवन तो सभी को जय श्री राम सर। सर आज का वीडियो देख करके तो अंदर से जग गया है। जिसका दिल और दिमाग से काम ले, अंदर से मजबूत रहेगा तो पहाड़ पहाड़ भी चीर सकता है और आसमान भी पर चढ़ सकता है। थैंक यू, जय श्री राम। हमारे बीच में पवन सर हैं, तो पवन सर आइए एक बार। अच्छा, मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया है, 1 मिनट। एक मिनट। यस। बहुत शानदार वीडियो था सर। और हम लोग थोड़ी सी परेशानियों में घबरा जाते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद लगा कि नहीं, अगर आपका लक्ष्य मजबूत है तो लक्ष्य उससे बड़ा कुछ नहीं है। और हम लोग लक भाग किस्मत ये सब पर आ जाते हैं, लेकिन अगर माइंड सेट हमारा लक्ष्य मजबूत हो तो फिर उससे बड़ा कुछ नहीं है सर। थैंक यू सर। और भी कोई है जो बोलना चाहते हैं? एक बार हैंड रेज करके बताइए। हाँ, सै सैफकुल जी टाटा से हैं। सैफकुल टाटा। तो आप एक बार आइए। हाँ, बोलिए। तो नया नया ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सीखने का मेरे को टाइम लगेगा और समझने में भी टाइम लगेगा। आज आज की कहानी से तो क्या सीखा आपने, बस वही वही बताइए ना, वही आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग रहेगी। आज जो कहानी सुना है, देखा है, तो दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। तो आदमी सही अंदाज होना चाहिए उनका, जो दिल और दिमाग से जो काम आगे कुछ करना चाहेगा तो वो काम जरूर वो कामयाबी होगा। लेकिन दिल और दिमाग से
मेहनत करना पड़ेगा और आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। आप कहाँ से हैं? हम टाटा से हैं सर। ओके, और आपके अपलाइन कौन है? रंजित सर ने किया है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। धीरज जी। यस सर जी। यस। गुड मॉर्निंग सर, जय आरसीएम। सर जी, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सर जी, हमारे ऑफलाइन है मुकेश सर जी, अगर पूरा के हैं। और सर जी, मैं जब से इसमें जुड़ा हुआ हूँ सर जी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। जब से मैं गामा ओरिजिनल का यूज कर रहा हूँ, तब से बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। सर जी, जय आरसीएम। इस टीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हमारे भी